हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारे चैनल में उत्तराखंड की निःशुल्क सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है। दोस्तों, हमारी उत्तराखंड जिला सीरीज चल रही थी। उत्तराखंड जिला सीरीज में हम लोग अध्ययन कर रहे थे हरिद्वार जनपद का। तो हरिद्वार जनपद का फर्स्ट पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूँ। आज ये हमारा सेकंड पार्ट होने वाला है। तो देखिए, जब हम आपको हरिद्वार जनपद का फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहा था तो वहाँ पर से मैंने हरिद्वार जनपद से संबंधित जो बेसिक प्रश्न बनते हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं वो मैंने आपको कवर कराए थे। बाकी अन्य टॉपिक पर भी हमने वहाँ से चर्चा की थी। तो देखिए, आज हमारा हरिद्वार जनपद का सेकंड पार्ट होने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं हरिद्वार जनपद में जो मेले लगते हैं उनसे। सबसे पहले आता है कुंभ मेला। बहुत ही प्रसिद्ध मेला है कुंभ मेला। कुंभ मेला पूरे देश में 4 जगह लगता है। एक तो हरिद्वार रहेगा उत्तराखंड में, बाकी 3 जगह भी मैं आपको भी नोट करवा दूंगा। तो देखिए, यह मेला हरिद्वार में गंगा के तट पर प्रत्येक 12वें वर्ष गुरु के कुंभ राशि, गुरु मतलब कि बृहस्पति के कुंभ राशि और सूर्य के मेष राशि पर स्थित होने पर लगता है। देखिए, यहाँ से प्रश्न कितने बन गए हैं। पहला मेला उत्तराखंड में कुंभ मेला कहाँ पर लगता है, तो वो लगता है हरिद्वार में। किस नदी के तट पर लगता है, तो वो लगता है गंगा के तट पर। और कितने वर्ष बाद लगता है, तो 12वें वर्ष बाद, यह 12वें वर्ष यह मेला लगता है। और देखिए कब लगेगा, इसका जो ग्रह नक्षत्र जो निकाले जाते हैं गुरु के कुंभ राशि और सूर्य के मेष राशि पर स्थित होने पर ही कुंभ मेला लगता है। उसके बाद देखिए, यह पर्व मकर संक्रांति से गंगा दशहरा तक चलता है। देखिए, ये प्रश्न दोस्तों महत्वपूर्ण रहेगा। ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। जो कुंभ मेला है वह मकर संक्रांति से गंगा दशहरा तक चलता है। लेकिन 2021 में ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कोविड की वजह से। 2021 में जो कुंभ मेला था उसकी समयावधि घटा दी गई थी। कितनी समयावधि रखी थी वही मैं अभी आपको बताऊंगा। तो वैसे जो इसका नॉर्मल टाइम है ये मकर संक्रांति से गंगा दशहरा तक यह मेला चलता है। उसके बाद देखिए, चीनी यात्री ह्वेंसांग ने कुंभ मेले को क्या कहा था, तो चीनी यात्री ह्वेंसांग ने कुंभ मेले को क्या कहा था, मोक्ष पर्व। उसके बाद देखिए, कुंभ मेला कब से शुरू हुआ इसकी कोई प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, परंतु इसका जो लिखित प्राचीनतम वर्णन उपलब्ध है वह सम्राट हर्षवर्धन के समय का है, जिसका वर्णन ह्वेंसांग के द्वारा किया गया है। अगर एग्जाम में ऐसा प्रश्न बनता है कि कुंभ मेले की शुरुआत किसने करवाई थी, तो आप लोग हर्षवर्धन की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि देखिए, इसका जो लिखित प्राचीनतम प्रमाण है वो हर्षवर्धन के टाइम का ही मिलता है। हो सकता है कि हर्षवर्धन के समय से मतलब उससे पहले भी कुंभ मेला चलता हो, कई सालों पहले कुंभ मेला चलता आ रहा हो, लेकिन ऐसा कोई भी प्रमाण उपलब्ध नहीं है। तो जो प्रमाण मिलते हैं वो ह्वेंसांग के ग्रंथ में ही मिलते हैं। ह्वेंसांग ने जो अपना ग्रंथ लिखा था उसी ग्रंथ में हर्षवर्धन के समय का ये वर्णन करता है कि कुंभ मेले से संबंधित इसने कोई जानकारी दी होगी जहाँ पर इसने हर्षवर्धन का जिक्र किया है। तो ये वाली मतलब हर्षवर्धन का जिक्र इसने कुंभ को लेकर किया हुआ है अपने ग्रंथ में। इसलिए दोस्तों ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेगा। अगर एग्जाम में प्रश्न ऐसा बन जाता है, आप लोगों को ऑप्शन में हर्षवर्धन दिखता है, तो आप लोग हर्षवर्धन की तरफ जा सकते हैं। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, 2010 में कुंभ मेला लगता है हरिद्वार में। 2010 में देखिए हरिद्वार में कुंभ मेला लगा था। लेकिन अगला कुंभ ग्रह योग के चलते 2021 में यानी कि 11वें वर्ष मनाया गया। वैसे देखिए 2010 में लगा था तो 2022 में इसको लगना था, अगला 2022 में अगला लगना था। लेकिन जो अभी मैंने आपको ग्रह नक्षत्र बताए थे तो वो ग्रह नक्षत्र कुछ इस तरह से बन गए थे कि 2021 में ही इसका योग बन गया। तो अगर प्रश्न ऐसा बनता है कि 2010 में हरिद्वार में कुंभ मेला लगा था, उसके बाद अगला कुंभ हरिद्वार में कब लगा था, तो 2022 मत कराना, 2021 रहेगा इसका उत्तर, 2021। और ऐसा प्रश्न अगर बनता है, आपके सामने 4 डेट रहेंगी कि इनमें से कब कुंभ मेले को 11वें वर्ष मनाया गया, तो 2021 में कुंभ मेले को 11वें वर्ष मनाया गया। क्यों मनाया गया? क्योंकि देखिए, जो ग्रह नक्षत्र थे उनके चलते ही जो योग बन रहा था वो योग ही ऐसा बन रहा था कि इसको 2021 में ही यानी कि 11वें वर्ष आयोजित करना पड़ा। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, जब फरवरी में जब इसकी डेट आई थी, जनवरी फरवरी में, तो ऐसा बोला गया था कि यह मेला 30 दिन तक चलेगा, 30 दिन तक। बाद में ऐसी खबर आई कि यह मेला 28 दिन चलेगा और यह मेला 28 दिन में ही समाप्त करवा भी दिया था। 28 दिन 29 दिन ऐसे ही इसमें आ रहे थे। तो वैसे ही प्रश्न बनना मुश्किल है कि कितने दिन चला था, लेकिन ये कुल मिलाकर 1 महीना अगर आता है ऐसे 30 दिन 60 दिन 90 दिन 120 दिन, तो 30 दिन आप लोग कर सकते हैं। वैसे ही 28 दिन ही चलेगा। 28 दिन यह मेला चला था। कोरोना के चलते इस मेले को स्थगित कर दिया गया था। तो देखिए, 11वें वर्ष कुंभ मेला कब मनाया जा रहा है? 2021 में। फिर देखिए, देश में कितनी जगह कुंभ मेला लगता है, तो 4 जगह लगता है। दोस्तों बार बार ये प्रश्न पूछे गए हैं कि कहाँ कहाँ पर कुंभ मेला लगता है। देखिए, हरिद्वार में लगता है कहाँ पर? गंगा नदी के तट पर। यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं ना, नदियों से संबंधित प्रश्न बनते हैं कि कुंभ मेला जैसे कि उज्जैन में किस नदी के किनारे लगता है, नासिक में किस नदी के किनारे लगता है, तो उनकी याद रखेंगे। पहला है हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर। दूसरा है देखिए उज्जैन में।
उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर, और नासिक में कहाँ पर देखिए, नासिक में गोदावरी नदी के तट पर है। और प्रयाग, प्रयाग यानी कि इलाहाबाद को भी बोलते हैं, इलाहाबाद आए या प्रयागराज, देखिए ये कैसे भी लिखा जा सकता है, प्रयागराज आए, प्रयाग ही बोलते हैं, प्रयागराज ही बोलते हैं, और इलाहाबाद ही बोलते हैं। वैसे भी इलाहाबाद का नाम चेंज हो गया है, प्रयाग कर दिया गया है। तो प्रयाग आए, इलाहाबाद आए, प्रयागराज आए, बात एक ही रहेगी। तो देखिए प्रयागराज में त्रिवेणी संगम है। त्रिवेणी संगम में गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती का संगम होता है। ये जो सरस्वती नदी है ये वर्तमान में तो नहीं है, ये लुप्त हो चुकी है, लेकिन इसको बोला जाता है कि पहले यहाँ सरस्वती नदी बहती थी, और गंगा, यमुना, और यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर त्रिवेणी संगम ही इसको बोला जाता है, जहाँ पर गंगा और यमुना मिलती हैं हरिद्वार नहीं, इलाहाबाद में या प्रयागराज में। तो वहाँ को वर्तमान में भी उसको त्रिवेणी संगम बोला जाता है। हालांकि दो नदियों का ही संगम होता है, ये वाली नदी तो लुप्त हो चुकी है सरस्वती नदी, लेकिन गंगा और यमुना वहाँ पर मिलती हैं। तो त्रिवेणी संगम कहाँ पर है, इलाहाबाद में है। और यहीं पर जो है यहीं पर प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। कहाँ 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 पर, त्रिवेणी संगम पर, गंगा और यमुना और पौराणिक नदी सरस्वती नदी के संगम पर। चलिए ठीक है, ये तो बात रही थी कुंभ मेले की। अब देखिए आता है अर्ध कुंभ मेला। अर्ध कुंभ मेला देखिए कुंभ की तरह अर्ध कुंभ का कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है, मतलब कि शास्त्रों में इसका कोई जिक्र नहीं है। फिर भी यह 4 कुंभ वाले स्थानों में से 2 स्थानों पर लगता है। देखिए 4 स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है पूरे देश में, लेकिन इन चारों में से मात्र 2 स्थानों पर अर्ध कुंभ मेला लगता है। कहाँ कहाँ पर, हरिद्वार में देखिए 2016 में लगा था अर्ध कुंभ, और देखिए प्रयाग में यानी कि प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में। तो 2 जगह अर्ध कुंभ मेले का आयोजन होता है पूरे देश में। और कुंभ मेला कितनी जगह लगता है, 4 जगह। देखिए प्रत्येक कुंभ के छठे वर्ष अर्ध कुंभ मेला लगता है, यानी कि जो कुंभ मेले की अवधि थी 12, और जो अर्ध कुंभ मेले की अवधि होगी 6 वर्ष। इनको याद रखेंगे, 12 और 6 वर्ष। फिर देखिए एक किंवदंती के अनुसार यानी कि मान्यता अनुसार, या फिर हम लोगों की किसी प्रचलित मत के अनुसार, अर्धकुंभ महापर्व का प्रणेता महाराजा विक्रमादित्य को बताया गया है। एक किंवदंती है ये। ऐसा अगर प्रश्न बन जाए कि अर्धकुंभ महापर्व का प्रणेता या फिर प्रणेता किसे माना जाता है या किसे बताया गया है, तो आपका उत्तर विक्रमादित्य हो सकता है वहाँ पर, अगर ऑप्शन में आपको दिखेगा। तो ये आप लोगों को याद रखना है। ये विक्रमादित्य कौन है, हमने पढ़ा था ना हरिद्वार जनपद, जो हमने पढ़ा था हर की पैड़ी वाला, जहाँ से हमने पढ़ा था हर की पैड़ी में जो पौड़ियों का जो निर्माण करवाया था राजा विक्रमादित्य ने अपने बड़े भाई भरथरी की याद में या उनकी स्मृति में करवाया था। तो ये विक्रमादित्य वही विक्रमादित्य हैं। तो यहाँ पर से ऐसी बात देखने को मिलती है कि अर्धकुंभ महापर्व का जो प्रणेता रहेगा वो महाराजा विक्रमादित्य को ही बताया गया है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए अगला आता है गुहाल मेला। ये कहाँ लगता है, ज्वालापुर हरिद्वार में, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। पिरान कलियर मेला या और से कहाँ लगेगा, रुड़की हरिद्वार में। देखिए रुड़की कहाँ पर, हरिद्वार जनपद में ही है। साबिर साहब की दरगाह पर, रुड़की में ही साबिर साहब की दरगाह है, वहीं पर पिरान कलियर मेला लगता है। साबिर साहब की जो दरगाह रहेगी रुड़की में, उसको हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। और देखिए जटाशंकर महादेव मेला कहाँ लगता है, ये भी हरिद्वार जनपद में ही लगता है। उसके बाद देखिए अगला आता है रुड़की। रुड़की के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए यह हरिद्वार का एक उपनगर है। यहाँ से प्रश्न बनते रहते हैं कि रुड़की किसका एक उपनगर है, तो रुड़की हरिद्वार जनपद का ही एक उपनगर है। देखिए अब यहाँ से एक बात समझेंगे, इस वाले लाइन को समझना है आपको। यह नगर गंगा नहर के दोनों ओर तथा सोनाली नदी के दक्षिण की ओर स्थित है। यहाँ पर देखिए जो हरिद्वार से ऊपरी गंगा नहर निकली हुई है वो रुड़की होते हुए जाती है। तो जो रुड़की होते हुए जा रही है तो वो तो एक गंगा नदी नहीं है, वो एक नहर के रूप में वहां से जा रही है। तो अगर ऐसा प्रश्न आपके सामने बनता है कि रुड़की किस नदी के किनारे स्थित है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है रुड़की से संबंधित, कि रुड़की किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, सोनाली नदी। अगर प्रश्न ऐसा बनता है कि रुड़की के मतलब रुड़की नगर से कौन सी नहर गुजरती है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, गंगा नहर। देखिए यहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं अलग अलग तरीकों से। तो सोनाली नदी आपको याद रखना है, जो रुड़की नगर रहेगा वो सोनाली नदी के किनारे या फिर तट पर, जैसे भी हम लोग कह सकते हैं, वो रहेगा। चलिए ठीक है। फिर देखिए रूड़ी महिला, देखिए इसको कहीं कहीं पर ऐसे भी लिखा हुआ है रूरी। रूरी, ये जो रूरी महिला थी या रूड़ी महिला थी, ये एक राजपूत सरदार की पत्नी थी। तो रूड़ी महिला, रूड़ी नामक महिला के नाम पर इसका नाम रुड़की पड़ा है, ये आपको याद रखना है। फिर देखिए 1842 में गंगा नहर की खुदाई के समय प्रागैतिहासिक कालीन अवशेषों के मिलने से इस नगर का संबंध सिंधु घाटी की सभ्यता से भी जोड़ा गया है। दोस्तों कितना महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, उत्तराखंड के किस स्थल को सिंधु घाटी की सभ्यता से जोड़ा गया है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, रुड़की को। जिस समय देखिए 1842 में क्या होता है, 1842 में ऊपरी गंगा नहर की निर्माण के लिए खुदाई का कार्य शुरू होता है। तो उसी खुदाई के समय वहां पर प्रागैतिहासिक कालीन अवशेष मिलते हैं। उसी अवशेषों के आधार पर इस रुड़की नगर का संबंध सिंधु घाटी की सभ्यता से भी जोड़ा गया है।
फिर देखिए इंजीनियर से कम मक्का किसे कहा जाता है, तो इंजीनियर से कम मक्का कहा जाता है रुड़की को। अच्छा प्रश्न है, याद रखेंगे। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए क्रिस्टल वर्ल्ड मनोरंजन पार्क, ये कहाँ पर है, ये भी रुड़की में है। रुड़की नगर निगम कब बनता है, रुड़की नगर निगम बनता है 2013 में। चलिए ठीक है, अब देखिए हम पढ़ते हैं रुड़की के बारे में। जो थोड़ी जानकारी थी वो आपने ले ली होगी, बाकी जो रुड़की में जो औद्योगिक संस्थान या जो संस्थान होंगे, संगठन होंगे, उनके बारे में हम लोग इकट्ठा पढ़ेंगे। हरिद्वार और रुड़की के जो इकट्ठा होंगे उनको हम लोग एक ही में पढ़ेंगे, अलग अलग नहीं पढ़ेंगे। तो ऊपरी गंगा नहर के बारे में पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे संस्थानों की तरफ। देखिए वैसे ऊपरी गंगा नहर में आपको करवा चुका हूँ, जब मैं आपको ब्रिटिश काल पढ़ा रहा था तो कुछ क्वेश्चन वहाँ से छूट गए थे, उनको भी यहाँ पर से नोट कर लेंगे। देखिए जो इसका निर्माण कार्य शुरू होता है 1842 में शुरू होता है। रुड़की जो ऊपरी गंगा नहर है, जो कि देखिए कहाँ, पहले प्रश्न ये बनेगा ऊपरी गंगा नहर जो है वो कहाँ से निकाली गई है, तो ये निकाली गई है हरिद्वार से। हरिद्वार में गंगा नदी के दाहिने तट से ये निकाली गई है। तो देखिए निर्माण कार्य इसका कब शुरू होता है, 1842 में। देखिए यहाँ से प्रश्न ऐसे बनते हैं, ऊपरी गंगा नहर का जब निर्माण कार्य शुरू होता है उस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था, तो कुमाऊं कमिश्नर कौन था, लूसी गंटन। कब की बात हो रही है, 1842 की। लेकिन जब इसका निर्माण कार्य शुरू मतलब पूरा होता है, इसके निर्माण कार्य में देखिए 12 वर्ष लग जाते हैं। 1842 में क्या होता है, इसका निर्माण कार्य शुरू होता है और इसका निर्माण कार्य कब पूरा होता है, 1854 में। और देखिए कमिश्नर बैटन उस समय था। अगर ऐसा प्रश्न बनता है ऊपरी गंगा नहर का जब निर्माण कार्य पूरा हो गया था उस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बैटन। और जब निर्माण कार्य शुरू हुआ था उस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था, लूसी गंटन। चलिए ठीक है, इसका डिजाइन किसने तैयार किया था, जो ऊपरी गंगा नहर है उसका डिजाइन किसने तैयार किया था, तो ये किया था प्रोबी कॉटले। देखिए कहीं कहीं पर एक कॉटले लिखा हुआ मिलेगा आपको, कहीं कहीं पर काटले लिखा हुआ मिलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं काटले बोलूँ कॉटले बोलूँ, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और जो ये प्रोबी कॉटले है इसको आधुनिक भगीरथ की संज्ञा दी गई है। ये अच्छा प्रश्न है, इसको लिखेंगे। आधुनिक भगीरथ की संज्ञा किसे दी गई है, तो ये दी गई है प्रोबी कॉटले को या काटले को। फिर देखिए इस नहर की परिकल्पना तत्कालीन गवर्नर थॉमसन ने की थी। अगर प्रश्न ऐसा बनता है कि ऊपरी गंगा नहर की परिकल्पना किसने की थी, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, गवर्नर थॉमसन ने। देखिए ऊपरी गंगा नहर जब 1854 में बनकर तैयार हो जाता है, मतलब इसका निर्माण कार्य पूर्ण हो जाता है, इसका उद्घाटन किसने किया था, तो इसका उद्घाटन किया था लॉर्ड डलहौजी ने। कब किया था, 1854 में। ऊपरी गंगा नहर को हरिद्वार के समीप गंगा के दाहिने छोर से निकाला गया है। याद रखेंगे इसको दोस्तों, ये प्रश्न काफी बनते हैं ऊपरी गंगा नहर से। ऊपरी गंगा नहर को कहाँ से निकाला गया है, हरिद्वार के समीप गंगा के दाहिने छोर से। यह नहर ज्वालापुर, रुड़की, मुजफ्फरनगर होती हुई कानपुर तक गई है। देखिए जैसे कि ये नहर निकल रही है हरिद्वार से, हरिद्वार से ये नहर निकलती है, और जब हरिद्वार से निकलती है ज्वालापुर, यहाँ पर कॉमा लगाते चलेंगे, ज्वालापुर, रुड़की, मुजफ्फरनगर होती हुई जाती है कानपुर पहुंच जाती है। कहाँ से, हरिद्वार से पहुंचती है कानपुर में। और वापस से देखिए यहाँ से जब बह रही है एक नहर के रूप में ऊपरी गंगा नहर, कानपुर में जब जाती है तो वहाँ गंगा में ही विसर्जित हो जाती है, या फिर कहें गंगा में ही ये मिल जाती है। अगर ऐसा प्रश्न बनता है ऊपरी गंगा नहर गंगा में वापस कहाँ मिलती है, तो ये मिलती है कानपुर में। तो कानपुर में आपको याद रखना है, हरिद्वार से कानपुर तक ये बहती है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ भी देखिए, हरिद्वार से कानपुर गंगा नदी में ये मिल जाती है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए ऊपरी गंगा नहर का प्रारंभिक बिंदु, वैसे देखिए किसी किसी किताब मुझे नहीं मिला है, किसी किसी किताब में ऐसा लिखा हुआ है। वैसे भीमगौड़ा बैराज कहीं कहीं पर लिखा हुआ है कि ऊपरी गंगा नहर का जो प्रारंभिक बिंदु है भीमगौड़ा बैराज, जो कि हरिद्वार में है। लेकिन किसी किताब में नहीं भी लिखा हुआ है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है इसमें, वैसे ऐसे प्रश्न बनेगा नहीं। प्रश्न यही बनेगा कि ऊपरी गंगा नहर कहाँ से निकाली गई है, तो हरिद्वार से निकाली गई है और गंगा के दाहिने छोर से निकाली गई है। अब मुख्य नहर की लंबाई, मुख्य नहर की लंबाई है 570 किलोमीटर। किसी किसी किताब में ये 370 किलोमीटर भी दिया हुआ है। लेकिन देखिए जो मैं यहाँ पर डाटा यूज कर रहा हूँ, आपको बता दूँ राजेंद्र बलौदी का डाटा यूज कर रहा हूँ। राजेंद्र बलौदी, यहाँ से प्रश्न काफी पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, इसलिए मैंने ऊपरी गंगा नहर का जो डाटा लिया है वो राजेंद्र बलौदी की पुस्तक से लिया है। तो मुख्य नहर की जो लंबाई है 570 किलोमीटर। और देखिए शाखाओं समेत, यानी कि जो प्रशाखाएं हैं इसकी, जो कुल शाखाएं हैं, जैसे कि एक तो नहर ये बह रही है, देखिए शाखाएं क्या होती हैं, यहाँ के लिए निकाली, यहाँ के लिए निकाली, एक नहर यहाँ के लिए निकाली, एक यहाँ के लिए निकाली। अच्छा यहाँ से निकाल क्यों रहे हैं, यहाँ को, यहाँ को, यहाँ को, यहाँ को निकाल क्यों रहे हैं, सिंचाई व्यवस्था के लिए। यहाँ पर खेत हैं, कहीं सिंचाई व्यवस्था है, कहीं पानी की कमी है, तो उन्हीं सब आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये कहीं यहाँ पर निकाल दिया, कहीं यहाँ कोई गूल बना दी। ये सब गूल के रूप में, छोटी छोटी नहरों के रूप में यहाँ से मतलब पानी की सप्लाई की जाती है। तो ये कुल मिलाकर जो ये शाखाओं समेत जो इसकी लंबाई है वो कितनी है, 5650 किलोमीटर। अब देखिए किसी किसी किताब में ये 5640 किलोमीटर भी दे रखा है, तो ये कन्फ्यूज करने वाली बातें होती हैं। लेकिन मैंने आपको पहले ही स्पष्ट कर दिया है, मैं राजेंद्र बलौदी का डाटा यूज कर रहा हूँ।
फिर देखिए ऊपरी गंगा नहर के आधुनिकीकरण का कार्य कब शुरू होता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहेगा। तो ऊपरी गंगा नहर के, ये नहर ही हो गया है, नहर करेंगे, ऊपरी गंगा नहर के आधुनिकीकरण का कार्य 1983 से शुरू, मतलब 1983 में होता है। फिर देखिए ऊपरी गंगा नहर निर्माण में बाधाएं थी। देखिए ऊपरी गंगा नहर में, जो ऊपरी गंगा नहर का जो निर्माण होना था ना, उसमें बहुत ही बाधाएं थी। मतलब छोटी मोटी बाधाएं नहीं थी, एक बड़े रूप में बाधाएं थी। ये नहीं कि खाली खुदान कर दिया और नहर बन गई, ऐसा नहीं। यहाँ पर बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना यहाँ पर कौटले ने किया था। जैसे कि देखिए ऊपरी गंगा नहर के निर्माण में क्या बाधाएं थी। सबसे पहले देखिए रानीपुर बरसाती रो, पथरी रो नामक दो पहाड़ी नाले थे, ये सबसे पहले। उसके बाद देखिए रतमऊ और सोनाली नदियां। तो ये नदियां जो थी ऊपरी गंग के, ऊपरी गंगा नहर जो थी, ऊपरी गंगा नहर के आगे बढ़ने में जो रुकावटें पैदा कर रही थी, वो कौन कर रही थी। रानीपुर बरसाती रो, पथरी रो नामक दो नाले थे, और रतमऊ और सोनाली नदियां थी। अब यहाँ पर क्या किया जाए भाई, रानीपुर बरसाती नाला है, सोनाली नदियां हैं, इनको कहाँ डाला जाए। अब देखिए मान लीजिए ये बह रही है सोनाली नदी, अब यहाँ से देखिए आ रही है गंगा नहर, कैसे करेंगे यहाँ पर, देखिए कैसे करेंगे, नदियाँ काट देंगे क्या, नहीं काट पाएंगे। अब अगर इसका, अब देखिए यहाँ पर से मान लिया ये है सोनाली नदी, अगर मान लेते हैं इसका रास्ता चेंज भी करते तो कहाँ तक चेंज करेंगे, कहाँ तक चेंज करेंगे, कहीं तक नहीं। ऐसा क्या किया जाए कि सोनाली नदी को भी नुकसान ना पहुंचे, जो बरसाती नाले हैं इनको भी नुकसान ना पहुंचे, और जो हमारी ये नहर बन रही है, नहर ही बनकर तैयार हो जाए। तो यहाँ पर जो प्रॉबी कौटले होते हैं उनका दिमाग देखिए उन्होंने क्या किया। यहाँ पर काटले ने रानीपुर तथा पथरी रो के नीचे से नहर निकालकर रतमऊ नदी पर लेवल क्रॉसिंग बनाया और नहर के नीचे से उसको, नहर को नीचे से ले गए। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है काटले ने रानीपुर तथा पथरी रो के नीचे से नहर निकाल दी। भाई मान लिया कोई ये नहर बह रही, इसके नीचे से खुदाई करके इन्होंने, जो नहर थी ये यहाँ पर ऊपर से, इस नहर के नीचे से खुदाई करके यहाँ से नहर को ले गए। किसको, ऊपरी गंगा नहर को, बिल्कुल इन दो बरसाती नालों के नीचे से यहाँ पर ले जाते हैं। चलिए तो छोटे मोटे नाले थे, यहाँ तक तो बात सही होगी। अब देखिए आता है काटले ने रुड़की के पास सोनाली नदी, मुख्यतः ये नदी सोनाली नदी जो कि बड़ी नदी थी, अब इस नदी के नीचे से तो नहीं ले जा सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने क्या किया, देखिए यहाँ पर उन्होंने ये किया, काटले ने रुड़की के पास सोनाली नदी के ऊपर 890 फुट तथा 890 फुट लंबा होगा, ये 890 फुट लंबा और 175 फुट चौड़ा कृत्रिम जलमार्ग यानी पुल बनाकर इस नहर को सोनाली नदी के ऊपर से गुजार दिया। जो लोग रुड़की में रहते होंगे उन्होंने तो देखा ही होगा। अब देखिए यहाँ पर से क्या हो रहा था, ये बह रही थी सोनाली नदी, ये सोनाली नदी बह रही थी, और यहाँ पर से आ रही थी ऊपरी गंगा नहर, ये बह रही, देखिए ये नदी बह रही है, ये पूरी ये नदी है, और यहाँ पर से आ रही कौन सी नदी, कौन सी नहर, ऊपरी गंगा नहर। अब क्या किया जाए, तो देखिए यहाँ पर से काटले ने क्या किया, जैसे ये सोनाली नदी है, देखिए यहाँ पर इस नदी में देखिए यहाँ पर एक पुल बना दिया, बड़ा सा पुल बना दिया, एक कितना बड़ा, 890 फुट लंबा और 175 फुट चौड़ा। ये इतना तगड़ा इन्होंने पुल बनाया। इस पुल के ऊपर से देखिए यहाँ पर से, इस नदी के ऊपर से इन्होंने ऊपरी गंगा नहर को गुजार दिया। तो उस समय के देखिए 1842 की हम लोग बात कर रहे हैं, उस समय ऐसी टेक्निक देखिए, इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना प्रॉबी कौटले ने पेश किया था। तो सोनाली नदी के ऊपर यहाँ पर से, सोनाली नदी के ऊपर से यहाँ पर से ऊपरी गंगा नहर को गुजार दिया गया। तो ये प्रश्न आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा कि किस नदी के, रुड़की में किस नदी के ऊपर से ऊपरी गंगा नहर को गुजारा गया है या निकाला गया है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, सोनाली नदी। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए गंगा नहर की प्रमुख 4 शाखाएं हैं, कौन कौन सी हैं, देवबंद, अनूप शहर, माट और हाथरस। देखिए सिंचाई, गंगा नहर जो है ऊपरी गंगा नहर है, इसे सिंचाई कहाँ कहाँ की जाती है, उत्तर प्रदेश और हरिद्वार के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में। अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछ ले कि ऊपरी गंगा नहर से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। फिर देखिए ब्रिटिश सरकार ने उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग का इंस्पेक्टर जनरल कौटले को कब बनाया था, यानी कि जो उत्तर प्रदेश सरकार का जो सिंचाई विभाग का जो इंस्पेक्टर था वो प्रॉबी कौटले कब बना, तो वो बनता है 1836 में। ये कौटले के बारे में कुछ बातें हम लोग जान लेते हैं। काटले ने ऊपरी गंगा नहर बनाने का प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार को कब दिया था, कब सौंपा था, 1838 में। गंगा नहर प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार ने कब पारित किया, 1842 में। देखिए 1836 में इंस्पेक्टर बनता है, 1838 में इसने ऊपरी गंगा नहर बनाने का प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार को सौंपा, और 1842 में ब्रिटिश सरकार ने इस प्रस्ताव को पारित कर दिया। फिर देखिए ऊपरी गंगा नहर को उत्तराखंड की सबसे पुरानी नहर माना जाता है। वैसे देखिए नहर तो और ही बनी थी उत्तराखंड में पुरानी, लेकिन वो केनाल टाइप में थी, छोटी मोटी थी। तो ये एक बहुत विशाल मात्रा में बनी थी, बहुत बड़ी मात्रा में ये बनी थी। तो अगर प्रश्न ऐसा बनता है ऊपरी उत्तराखंड की सबसे पुरानी नहर, तो अगर आपके सामने ऊपरी गंगा नहर लिखा हुआ है तो आप लोग इसी में टिक करेंगे। चलिए ठीक है।
फिर देखिए ऊपरी गंगा नहर के निर्माण में लगे कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया जाने लगा था। वैसे हालांकि देखिए 1842 से इसका निर्माण कार्य शुरू हो गया था, इसकी खुदाई का कार्य शुरू हो गया था। लेकिन जो आईआईटी रुड़की थी इसकी स्थापना तो बाद में होती है 1847 में। तो जो ये आईआईटी रुड़की की जो स्थापना की गई थी, इसमें क्या किया गया था, उस समय कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा था। जो ये नहर का निर्माण कार्य चल रहा था, ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कार्य, इसमें जो कर्मचारी लगे थे तो उनको इसमें प्रशिक्षण दिया जाता था। चलिए ठीक है, अगर ऐसा प्रश्न बनता है तो आप लोग बिल्कुल आईआईटी रुड़की पर टिक करेंगे। फिर देखिए ये बात हो गई ऊपरी गंगा नहर की। अब हम लोग बात कर लेते हैं पूर्वी गंगा नहर परियोजना। ये भी देखिए हरिद्वार से ही निकलती है। यह नहर गंगा के दाहिने छोर से निकाली गई है। कहाँ पर? हरिद्वार से निकाली गई है। तो ऊपरी गंगा नहर और पूर्वी गंगा नहर दोनों कहाँ से निकल रही हैं? हरिद्वार में गंगा नदी से। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए हरिद्वार में गंगा नदी पर नवनिर्मित भीमगौड़ा शीर्ष से 48.55 किलोमीटर लंबी व 137.4 क्यूसेक की मुख्य नहर निकाली गई है। जो पूर्वी गंगा नहर जो है, अगर प्रश्न ऐसा बनता है, जो पूर्वी गंगा नहर है उसकी जो लंबाई है, वो मुख्य नहर की लंबाई की हम लोग बात करें, जो मुख्य नहर की जो लंबाई है वो कितनी है? 48.55 किलोमीटर। जैसे हमने वहाँ पढ़ा था ना, जो ऊपरी गंगा नहर है उसकी जो लंबाई थी कितनी थी? 570 किलोमीटर। ये कुल लंबाई जो मुख्य नहर की लंबाई थी, प्रशाखाओं समेत उसकी लंबाई बढ़ गई थी, लेकिन जो मुख्य नहर जो सीधे बिल्कुल जा रही है, सीधे जा रही है, वो 570 किलोमीटर की थी। चलिए ठीक है। तो देखिए जो हरिद्वार में गंगा नदी पर जो नवनिर्मित भीमगौड़ा शीर्ष से 48.55 किलोमीटर लंबी व 137.4 क्यूसेक की मुख्य नहर निकाली गई है। कौन सी? पूर्वी गंगा नहर। लाभान्वित राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। शाखाएं देखिए कौन कौन सी हैं, इसकी 5 शाखाएं दिखाई गई हैं। चंदौक, नगीना, नजीबाबाद, नाहटौर और अलावलपुर इसकी 5 कुल शाखाएं हैं। देखिए इन शाखाओं की कुल लंबाई कितनी है? 155.47 किलोमीटर तथा वितरण प्रणालियाँ की कुल लंबाई 1489 किलोमीटर, 1489 किलोमीटर। तो ये भी आपको याद रखना है, 1489 किलोमीटर। तो ये होगी वितरण प्रणालियों समेत जो वितरण प्रणालियाँ इसकी होंगी पूरी, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, ये नहर जा रही है, यहाँ से शाखाएं निकाली गई हैं, इनसे भी कुछ शाखाएं निकाली गई होंगी। तो इन सबको मिलाकर जो इसकी लंबाई आ रही है 1489 किलोमीटर। चलिए ठीक है, तो ये बात हो गई पूर्वी गंगा नहर की। अब देखिए हरिद्वार जनपद के जो संगठन व संस्थान हैं उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए सबसे पहले आता है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं, देखिए सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहाँ पर जोड़ेंगे सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, हिंदी में इसको बोलते हैं केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ पर है? पहले तो आपसे ये प्रश्न पूछ लेगा कि केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान या फिर सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? रुड़की में। रुड़की कहाँ पर है? हरिद्वार में। स्थापना कब होती है इसकी? 1947 में। और इसको संस्थान कब बनाया गया? तो ये बनाया गया था 1953 में। फिर देखिए स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? तो ये भी रुड़की में है। इंडस्ट्रियल टेक्सोलॉजिकल रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? तो ये भी रुड़की में है। भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये भी रुड़की में है। स्थापना कब होती है? 1928 में। जिसमें स्थापना वर्ष लिखा हुआ है महत्वपूर्ण रहेगा, याद रखेंगे। देखिए यहाँ पर ये आपको याद रखना है, जो सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है इसकी स्थापना हो रही है 1947 में, लेकिन जो इसको संस्थान के कार्यों से जोड़ा गया, मतलब ये संस्थान कब बनता है? तो ये बनता है 1953 में। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए अगला आता है बंगाल सेपर्स एंड माइनर्स की स्थापना 1853 में होती है। कहाँ पर होती है? रुड़की में। बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये रुड़की में है। उर्दू व फारसी अकादमी कहाँ पर है? रुड़की में है। रुड़की में प्राण कलियर में। भू विज्ञान व भूभौतिकी संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये रुड़की में है। सर्वेक्षण संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये भी रुड़की में है। लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये हरिद्वार में है। देखिए लोक सेवा आयोग का स्थापना वर्ष याद रखेंगे, अप्रैल 2001 में लोक सेवा आयोग की स्थापना होती है उत्तराखंड में। अब देखिए जिस समय 2001 में इसकी स्थापना हुई थी, उस समय जो इसके सदस्य थे कितने थे? कुल मिलाकर 4 थे, जिसमें से एक अध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य हुआ करते थे। तो अगर ऐसा प्रश्न बनता है, अगर अप्रैल 2001 में जिस समय लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी, उस समय उसमें कुल कितने सदस्य थे? तो एक अध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य थे, कुल मिलाकर 4 सदस्य थे। अब आपके लिए मैं एक प्रश्न छोड़ रहा हूँ कि वर्तमान में लोक सेवा आयोग के कितने सदस्य हैं? वर्तमान में 2021 में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में कुल कितने सदस्य हैं? इसका उत्तर आपको मुझे देना है कमेंट बॉक्स में। ये 4 तो उस समय थे जिस समय की इसकी स्थापना होती थी लोक सेवा आयोग की 2001 में, तो ये आपको बताना है।
कि लोक सेवा आयोग में वर्तमान में कुल कितने सदस्य हैं। उसके बाद देखिए आता है गन्ना अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पर है, हरिद्वार में। जड़ी बूटी संग्रहालय कहाँ पर है, पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में, 2014 में इसकी स्थापना होती है। हरिद्वार जनपद में उद्योग व औद्योगिक क्षेत्र, अब देखिए हम लोग बात करते हैं हरिद्वार जनपद में जो उद्योग व औद्योगिक क्षेत्र हैं उनके बारे में। देखिए सबसे पहले आता है एकीकृत औद्योगिक आस्थान, ये कहाँ पर है, हरिद्वार में है। सिडकुल द्वारा हरिद्वार में इसको स्थापित किया गया है। क्षेत्रफल देखिए कितना है, 1695 एकड़ में ये फैला हुआ है। और देखिए यहाँ से जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा वो क्या बनेगा, सर्वाधिक उद्योगों की संख्या वाला औद्योगिक आस्थान। अगर हम लोग बात करते हैं उत्तराखंड के औद्योगिक आस्थानों की, उत्तराखंड के सारे या कुल औद्योगिक आस्थानों में से सर्वाधिक उद्योगों की संख्या वाला औद्योगिक आस्थान कौन है और कहाँ है, तो ये कौन है, एकीकृत औद्योगिक आस्थान जो कि हरिद्वार जनपद में स्थित है। कुल मिलाकर 686 यहाँ पर उद्योगों की संख्या है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा, सर्वाधिक उद्योगों की संख्या वाला औद्योगिक आस्थान कहाँ पर है, तो ये है हरिद्वार जनपद में। सबसे कम कौन सा था, हम लोग पढ़ चुके हैं देहरादून जनपद में आईटी पार्क। आईटी पार्क देखिए जो सिडकुल है, सिडकुल के द्वारा स्थापित किया गया था आईटी पार्क देहरादून में, यहाँ पर सबसे कम उद्योग थे। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए सर्वाधिक रोजगार देने वाला औद्योगिक आस्थान कौन सा है, तो सर्वाधिक रोजगार देने वाला भी औद्योगिक आस्थान वो कौन सा हो जाएगा, हरिद्वार। तो ये दोनों प्रश्न दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। सर्वाधिक उद्योग, अगर हम लोग बात करते हैं सर्वाधिक उद्योगों की संख्या वाला जिला कौन सा है, तो वो कौन सा हो जाएगा, हरिद्वार। या फिर सर्वाधिक रोजगार देने वाला औद्योगिक आस्थान कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, हरिद्वार में ही है। चलिए ठीक है। फिर देखिए भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BHEL, ये कहाँ पर है, तो ये रानीपुर हरिद्वार में है। क्वेश्चन कई बार आ भी चुका है, ये याद रखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन जो बना है ना, ये रानीपुर से बना है। ऑप्शन में आपको रानीपुर देखने को अधिकांश मिला है, इसमें हरिद्वार नहीं मिला है। ये जो प्रश्न बनता है तो यहाँ पर से रानीपुर आपको याद रखना है, रानीपुर नाम से पूछा जाता है प्रश्न, इसलिए आपको याद रखना है। चलिए ठीक है। फिर देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर और हीरो मोटर कॉर्पस कंपनी कहाँ पर है, तो ये हरिद्वार में है। कॉर्पस क्या होता है पता नहीं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हीरो मोटर आपको याद रखना है, ये कहाँ पर हो जाएगी, हरिद्वार में। अब देखिए यहाँ पर से एक क्वेश्चन छूट गया है, सर्वाधिक रोजगार देने वाला औद्योगिक स्थान तो है हरिद्वार, सबसे कम रोजगार देने वाला औद्योगिक स्थान कौन सा है, पढ़ चुके हैं हम लोग, सेलाकुई। सेलाकुई है, कहाँ पर है ये, सेलाकुई देहरादून में है। तो ये सबसे कम रोजगार देता है, और सबसे ज़्यादा रोजगार कौन देगा, जो हरिद्वार में एकीकृत औद्योगिक आस्थान है। चलिए ठीक है। फिर देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटोमोबाइल कंपनी कहाँ पर है, तो ये हरिद्वार में है। पैनासोनिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी और विप्रो सॉफ्टवेयर कंपनी कहाँ पर है, हरिद्वार में है। ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर हो जाएगा, गोविंदपुरी हरिद्वार में है। एक उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान है, वो कहाँ पर है, रुद्रपुर में। लेकिन ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर हो जाएगा, गोविंदपुरी हरिद्वार में। राज्य की सबसे बड़ी गुड़ मंडी कहाँ पर है, तो ये मंगलौर हरिद्वार में है। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उत्तराखंड की सबसे बड़ी गुड़ मंडी कहाँ पर है, तो ये है मंगलौर हरिद्वार में। तो दोस्तों हरिद्वार जनपद का सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। और देखिए आप लोग फेसबुक के से हमारे जुड़ जाइए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सअप नंबर ही मैंने आपको दे रखा है। व्हाट्सअप में अगर आपको मुझसे कुछ पूछना होता है, कुछ शेयर करना होता है, कुछ बात समझ में नहीं आ रही होती है, तो आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं, जो आपकी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। वीडियो के संबंध में अगर आप कुछ वीडियो के संबंध में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर दिया कीजिए, मैं हर कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूँ। तो दोस्तों एक बात और, लाइक कर दिया कीजिए वीडियो को, ताकि मुझे पता लगता रहे कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस किया कीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।